राज्यों के चुनाव मोदी जी की जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनके दम पे लड़े जाते हैं कि एक बहुत बड़ी दरार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में वैचारिक दरार पैदा हो गई है। साथियों नमस्कार। आज सुबह से ही एक खबर बड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने यह कह दिया है कि नेताओं को 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी इसी साल 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भी यही नियम का हवाला देते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। क्या नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शक मंडल में जाने का रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आरएसएस ये कहना चाहती है? इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा साहब हैं। ढांडा साहब, आरएसएस के सरसंघ चालक तो साफ साफ कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र है तो घर बैठिए, मार्गदर्शक मंडल में जाइए, रिटायर हो जाइए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से ये कहा गया वो जी। अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की, और उनको याद दिला रहे थे कि कभी ये बात उन्हीं के द्वारा एक रूल बनाया गया कि 75 साल के बाद पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो पहले कहते थे कि झोला उठा के चल देंगे, आज मुझे लगता है कि उनको कुर्सी से मोह हो गया है और वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वरना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा देश जानता है कि इंटरनल कनेक्शन है, हम्म। अंदर खाने मीटिंग्स में डिस्कशंस होके डिसीजन होते हैं। हम्म। तो अंदर ये बात कह देते, सभी जानते हैं पेरेंट लेकिन संस्थान है, हाँ। अंदर ये बात कह देते, लेकिन सार्वजनिक मंच से आके अगर आरएसएस प्रमुख ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कि एक बहुत बड़ी दरार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में वैचारिक दरार पैदा हो गई है, और मोदी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचार अब मिल नहीं रहे हैं। तो सार्वजनिक मंच से याद दिलाना पड़ रहा है कि ये 75 साल वाली बात को फॉलो करें। क्या ये असल में सीरियसली कहा जा रहा है या फिर कोई माइल्ड मैसेजिंग हो सकती है? जैसे राजनीति में माइल्ड मैसेजिंग होती है, आप भी अपनी पार्टी में करते होंगे, तमाम लोग करते हैं अपनी अपनी पार्टियों में। क्या माइल्ड मैसेजिंग है या फिर सीरियसली कह रहे हैं कि अब हट जाइए, आपका समय पूरा हो गया? नहीं, देखिए, माइल्ड मैसेजिंग अगर करनी होती तो इंटरनली कह देते, किसी के मैसेज भिजवा देते किसी के ऐसा हाथ। पब्लिकली भी करा मिलना जाता है। जुलना होता हाँ। है तो पब्लिकली तब किया जाता है जब आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस निर्णय को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सार्वजनिक तौर पर भी खिलाफ जा सकते हैं, या हम सार्वजनिक तौर पर भी डिफरेंट लाइन ले सकते हैं। हाँ। तो ये एक तरीके का थ्रेट है। और थ्रेट तब दिया जाता है जब आपका सामंजस्य खत्म हो जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो एक बड़ी होती हुई दरार दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस बयान के साथ सार्वजनिक हो गई है। और मोदी जी जो दूसरों को मार्गदर्शक मंडल में भेजते थे उनकी उम्र बता करके, उनको भी अब ख्याल करना चाहिए कि नए लोगों को मौका दें और वो 75 साल वाली बात फॉलो करें। क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे की लॉन्जेविटी इतनी कम हो गई है कि मान लीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव में वो 240 पे 239 पे रुक जाते हैं, लेकिन उसी के ठीक बाद होने वाले हरियाणा चुनाव में वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर देते हैं। दोनों चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़े जाते हैं। क्या इतनी कम लॉन्जेविटी है कि अब आरएसएस को भी नहीं, देखिए, संदेश देना पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि राज्यों के चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़े जाते हैं। राज्यों के चुनाव मोदी जी की जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनके दम पे लड़े जाते हैं। राज्यों के चुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव आयोग के सहयोग से लड़े जाते हैं, और ये बात सार्वजनिक हो चुकी है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, फिर दिल्ली हो। आप दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख में से 50,000 वोट काट दिए थे इन्होंने। मतलब एक तिहाई वोटर लिस्ट ही गायब कर दिया आपने। तो फिर कैसे संतुलित चुनाव होगा, कैसे बैलेंस्ड चुनाव होगा, कैसे फेयर चुनाव होगा? और चुनाव आयोग की उसमें पूरी तरह मिली भगत होती तो है। वो आप उनके बिहार नाम पे नहीं चुनाव से, जीते हैं, आप कह रहे हैं? राज्यों का कोई चुनाव वो उनके नाम पे नहीं जीतते हैं। राज्यों का चुनाव बीजेपी जीतती है एजेंसीज का दुरुपयोग करके, पैसे के दम पे, चुनाव आयोग की मदद से, वोटर लिस्ट में गड़बड़ करके। अब बिहार में देख लीजिए, अगर ये मुद्दों पे चुनाव जीत सकते तो इनको क्या ज़रूरत थी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की? वहाँ पे भी वही कोशिश कर रहे हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है कि राज्यों के चुनाव से पहले ये हाँ। वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, डिसबैलेंस करते हैं उस ग्राउंड को जिसके बेसिस पे चुनाव होता है, और उसके आधार पे चुनाव जीतते हैं। केंद्र का चुनाव जब हुआ था तो इस बार पूर्ण बहुमत इसीलिए नहीं मिला क्योंकि लोगों को मोदी जी के चेहरे पे भरोसा नहीं था, लोगों को मोदी जी के चेहरे पे विश्वास नहीं था। वो तो जिस तरीके से उन्होंने तिकड़मबाजी करके और जिस तरीके से सारी पार्टियों का गठबंधन करके किसी को कुछ लालच देके, किसी को कुछ लालच देके वो सत्ता पे काबिज हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो पहले कहते थे झोला उठा के चल देंगे, अब उनको कुर्सी का मोह हो गया है। अब उनसे कुर्सी छूट नहीं रही है, इसलिए आरएसएस को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपका जन्मदिन आ रहा है। अच्छा, आप कुर्सी की बात कर रहे हैं। एक और कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, अमित शाह थे और मोहन भागवत जी भी थे।
वहाँ पे भी मोहन भागवत कह देते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे हैं वो सेवक हैं, राजा ना समझें खुद को। हर बार केवल मैसेजिंग थोड़ी होगा ये। देखिए, मैं बार-बार इस बात को याद दिलाने का मतलब ही यही है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब आप अंदर जो मीटिंग होती है आपकी इंटरनल मीटिंग्स, इसका मतलब उसमें आप वहाँ पे बातचीत सामंजस्य कम हो स्थापित गई है। नहीं हो पा रहा है, हाँ। और जो बात आरएसएस कन्वे करना चाहता है वो इंटरनल मीटिंग्स में नहीं मानी जा रही है। हुँ। तो अब वो इसलिए सार्वजनिक पटल पे आके कह रहे हैं कि भई ये मत सोचो कि हम हमेशा चुप ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम बोल भी सकते हैं सार्वजनिक तौर पे जाके, तो एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है। और वो मैसेज बहुत स्पष्ट है हुँ। कि आप जो दूसरों के लिए नियम बनाते हैं वो खुद भी फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में दरार अब बढ़ती जा रही है, ये उस चीज़ का एक संदेश है। अच्छा, विपक्षी पार्टियाँ ये बात सुन के तो संतुष्ट महसूस ही करेंगी कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, तो नियम के हिसाब से उनको हट जाना चाहिए। बीजेपी इस तरफ ये कह रही है कि हमारे पास तो एक लॉन्ग लाइन ऑफ लीडरशिप है। मोदी नहीं तो शाह आएँगे, शाह नहीं तो योगी आएँगे, योगी नहीं तो कोई और कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा। देखिए, तो फिर ये तो चेहरा कोई भी हो, आइडियोलॉजी तो सेम रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो किसको लीडरशिप देते हैं, किसके चेहरे को आगे लेकर के आते हैं। जो मोदी जी का चेहरा है, वो एक लिहाज से अगर देखें तो जो पूर्ण बहुमत वो अपने चेहरे के दम पे लाए थे, वो एक तरीके से देश ने साफ संदेश दे दिया कि अब वो उतना विश्वसनीय चेहरा नहीं है, और हुँ। पूर्ण बहुमत पिछले चुनाव में उनको नहीं मिला था। ये बहुत क्लियर कट मैसेज कंट्री की तरफ से था कि देश अब उस तरीके से विश्वास नहीं करता है मोदी जी पे, तो वो बात तो वहीं ख़त्म हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी इंटरनली किसको अपना अगला लीडर बनाना चाहती है, इसके लिए तो सर फुटअव्वल चल ही रही है उनके अंदर, तो वो जाने, उनकी पार्टी जाने। अच्छा, जैसे कि हम 90s के 80s के समय से जानते हैं कि एक हार्डलाइनर होता है, एक माइल्ड होता है नेता, एक कॉम्बिनेशन चलता रहता है। फिलहाल भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। तो आपको क्या लगता है अब माइल्ड की जगह कौन ले सकते हैं? क्या कोई और नेता माइल्ड की जगह लेने को तैयार होंगे? मैं यही कह रहा हूँ, ये आपके कयास हैं, और मेरी पार्टी का मामला नहीं है, तो मैं उस पर नहीं, कमेंट नहीं, मैं करना नहीं मैं चाहता। एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन पूछ रहा हूँ, पॉलिटिक्स की जानकारी आपको है, ठीक है? तो आम आदमी पार्टी किससे ज़्यादा खुश हो पाएगी कि नरेंद्र मोदी जाएँ तो कौन आए? भाई, कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सही नहीं है। हम स्पष्ट तौर पे ये मानते हैं कि भारतीय हुँ। जनता पार्टी की आइडियोलॉजी इस देश के लिए सही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बादी की तरफ लेकर के गए हैं। 11 साल अगर उन्होंने राज किया तो देश के ऊपर कर्जा 5 गुना बढ़ गया। जी। 11 साल अगर उन्होंने राज किया तो वो 100 स्मार्ट सिटी कहते थे, मुझे पता नहीं है कौन सा एक स्मार्ट सिटी कहाँ उन्होंने बनाया है। बुलेट ट्रेन चलानी थी, अभी तक चली नहीं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी थी, अभी तक हुई नहीं। 2022 तक सबको पक्के मकान देने थे, किया नहीं। किसानों की आय दुगनी करनी थी, हुआ नहीं। तो इसका मतलब वो देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों की आइडियोलॉजी थी कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सेम आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो ये उन आतंकियों की आइडियोलॉजी को ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। फ़ेयर लड़ाई नेता से होती भी नहीं है, आइडियोलॉजी से होती है। जैसे कि अनुराग जी ने कहा कि एक अग्रिम बधाई जन्मदिन की दे दी गई है। 17 सितंबर को क्या होगा हम सब देखेंगे। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत-बहुत धन्यवाद।